बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए दल लगातार कुछ बड़ी बैठकें कर रहा है, लेकिन इस बीच एनडीए दल के अलग-अलग साथी जो हैं वह भी अपने निजी बयान भी दे रहे हैं। ऐसे ही एक बयान सामने आया जीतन राम मांझी का, जहां उन्होंने ये दावा किया कि हमारी जो इस समय ताकत है उसको देखते हुए हमें भी 20 प्लस सीटों की डिमांड है। इससे पहले चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से अरुण भारती ने यह बयान दिया था कि हमें 43 से 137 सीटों के बीच का आंकड़ा चाहिए। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा की भी अपनी कुछ राय आई थी उनकी सीट बंटवारे पर। नीतीश की पार्टी की तरफ से अभी भले ही थोड़ी बहुत खामोशी नजर आ रही है, बीजेपी भी खामोश नजर आ रही है सीट बंटवारे के मामले पर, लेकिन छोटे दलों ने जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा दिखाई है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये 400 विधानसभा सीट वाला उत्तर प्रदेश नहीं, 243 विधानसभा सीट वाला बिहार राज्य है। और अगर आज के हालात से देखें तो एक आंकड़ा जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, कई चैनल ये दावा कर रहे थे कि लगभग यही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिक्स है, बस ऐलान करना बाकी है औपचारिक रूप से, जिसमें यह बताया गया था कि 102 सीटों पर बड़े भाई की भूमिका में नीतीश की जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी 101 सीट पर, 20 सीटों पर चिराग की पार्टी, 10 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और 10 सीट पर मांझी जी नजर आएंगे। ऐसी स्थिति में जैसे ही ये आंकड़े को लेकर चर्चा शुरू हुई, सबसे पहले अरुण भारती सामने आते हैं, चिराग पासवान की पार्टी के नेता सांसद जो है इस वक्त, कहते हैं ये फर्जी है। फिर उसके बाद जीतन राम मांझी अब सामने आए, उन्होंने कहा कि हम इतने पे नहीं मानने वाले, हम जो भी होगा अपनी बात रखेंगे, क्योंकि वो बात ये जानते हैं कि यही एक मौका होता है जब अपनी पकड़ को मजबूत करना है। अगर आज हम महाराष्ट्र जाएं तो महाराष्ट्र में शिंदे की पार्टी के पास 50 प्लस विधायक हैं, लेकिन एनडीए के आंकड़े ही इतने मजबूत हैं कि अजीत पवार और बीजेपी अकेले मिलकर सरकार चला सकती है। शिंदे की उतनी जरूरत नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी डेप्यूटी सीएम पद पर है और जो सरकार उन्होंने शिवसेना की गिराकर अपनी बनाई थी बीजेपी के साथ, उसका असर भी बनाए रखना है कुछ समय तक, तो वो भी नजर आ रहा है। इसीलिए जीतन राम मांझी इसी बात को बहुत अच्छे से जानते हुए अपनी दावेदारी ज्यादा मजबूत कर रहे हैं, ताकि जितनी उनके पास सीट होगी उतनी सीट जीतने के चांसेस भी होंगे और उतना ही सरकार में मजबूती दिखा सकेंगे, जिससे वह कभी इधर तो कभी उधर जाकर कहीं ना कहीं पाला बदल करके सरकार गिरा बना सकते हैं, जैसा नीतीश पिछले 5 साल में 2 बार करते आए। 43 सीट होने के बावजूद 243 सीट वाले राज्य में कभी बीजेपी की सरकार बनाई तो कभी लालू यादव के साथ मिलकर सरकार बनाई। किस लिए पॉसिबल हुआ? आंकड़ों की वजह से, और वही आंकड़ा यहां पर मांझी भी पाना चाहते हैं। इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मांझी की ये मांग वाजिब है या फिर ये मांग पूरी तरीके से गलत है, ये सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, प्रेशर पॉलिटिक्स है। तो यहीं पर सीधा सवाल रहेगा सर, जिस तरीके से मांझी का बयान सामने आया, इससे पहले चिराग के बहनोई जो है अरुण भारती का बयान सामने आया, उनको किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि बीजेपी और जेडीयू 100 प्लस सीटों पर लड़ना चाहती है टोटल 243 सीट। आप ऐसे इसको कैसे देखते हैं? दीपक, बड़ा दिलचस्प बनता जा रहा है बिहार का चुनाव। हालांकि अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले जो माहौल बन रहा है वो ये बता रहा है कि बीजेपी के ऊपर एक तरीके से दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए जरा, जिस तरह से एक फॉर्मूला निकल के सामने आया था कि भाई 100 सीटों पर बीजेपी और लगभग 100 सीटों के ऊपर जेडीयू चुनाव में जाएगी। इसके अलावा जो 43 सीटें बचती हैं उसमें कुछ सीटें एलजेपीआर को जाएंगी, कुछ सीटें जीतन राम मांझी को जाएंगी, कुछ उपेंद्र कुशवाहा को जाएंगी। लेकिन कितनी सीटें जाएंगी इसको लेकर लगातार संशय बरकरार था, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि 5 से 7 सीटें जीतन राम मांझी को मिल सकती हैं और 5 से 7 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए, जीतन राम मांझी ने एक बात कह दी है कि भाई हमें कम से कम 30 से 40 सीटें चाहिए, और अगर उसमें हम 8-10 सीटें जीत जाते हैं तो हमारा मकसद है कि हमारी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की एक जो पहचान है वो मिल सके, राष्ट्रीय स्तर की जो एक पार्टी होती है वो उनकी पार्टी बन सके। और इस बात को कहकर उन्होंने कहीं ना कहीं संदेश दे दिया है कि अगर बीजेपी ने उनकी बात को नहीं माना तो फिर अपने लिए कोई और विकल्प भी देख सकते हैं। मुझे अभी भी याद है कि जब जेडीयू ने आरजेडी के साथ में गठबंधन तोड़ा था, उस वक्त जब नया गठबंधन बन रहा था, तब भी चर्चाएं काफी जोरों पर थी कि यहाँ पर मांझी किसी बड़ी भूमिका में आ सकते हैं, और उनसे बातचीत भी हुई थी। उन्होंने खुद ये बात कही थी कि मुझे मुख्यमंत्री बनने का भी ऑफर है, लेकिन मैंने उस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि मैं मोदी जी के साथ जाना चाहता हूं, उनके साथ रहना चाहता हूं। लेकिन अब जिस तरह की बात और डिमांड वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि वो बीजेपी के ऊपर अब दबाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि बीजेपी ने जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ा, अधिक से अधिक सीटों पर वो गए, और जैसे चुनाव में वो जीत जाते हैं उसके बाद उनको दूसरी पार्टी को इतनी जरूरत नहीं रही। इसीलिए अभी से अगर अपने लिए मजबूत स्थिति बनाई जाए तो बीजेपी के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। आपने देखा चिराग पासवान ने भी कुछ ऐसा ही रुख अपनाया हुआ है कि भाई हमें भी लगभग 40 के आसपास सीटें चाहिए। अब ऐसे में 243 सीटों में से बीजेपी क्या अपनी सीटें कम करेगी, क्या जेडीयू अपनी सीटें कम करेगी? अब यहाँ पर क्या जीतन राम मांझी जो है अपनी बात पर अड़े रहेंगे? अगर 40 बोल रहे हैं तो कम से कम 20 की उम्मीद कर ही रहे होंगे। तो ऐसे में कई तरह के
सवाल हैं जो इस समय बिहार की राजनीति में बन रहे हैं, और खासकर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान अब यहाँ से बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ में जेडीयू के लिए भी, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी दोनों लगभग अब बराबरी पे खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं कि अगर 12 सांसद बीजेपी के पास हैं तो 12 ही जेडीयू के पास है, और जेडीयू अब कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में नहीं होगी कि भाई हम कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहली बात तो क्षेत्र बात कहने के हावी रहेगा कि भाई जेडीयू की स्थिति वैसे ही मजबूत है अगर हम देखें, और साथ में बीजेपी के साथ अगर वो जाते हैं तो कम से कम उनको उतनी सीटें चाहिए कि जो बीजेपी के साथ में वो आकर खड़े हो जाएं। लेकिन यहाँ पर जीतन राम मांझी हो या एलजेपीआर के चिराग पासवान हो, जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार की जो स्थिति है वो पॉलिटिकल लिहाज से बीजेपी के लिए बिगड़ती हुई दिखाई दे सकती है। बीजेपी के लिए बिगड़ती दिखाई दे सकती है, लेकिन पिछली बार जब चिराग अकेले चुनाव लड़े थे तो स्थिति बिगड़ गई थी नीतीश के लिए। 3 दर्जन सीटों पर उनको भारी नुकसान झेलना पड़ा था। कहीं वही स्थिति बन ना जाए एक बार फिर से नीतीश के लिए, इस बात की भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पुष्टि की जा रही है। इसीलिए जो है बीजेपी के ऊपर काफी कुछ छोड़ा गया है अब, लेकिन इसके बावजूद चिराग की पार्टी की तरफ से लगातार बयानबाजी हुई, अब मांझी की बयानबाजी सामने आ रही है, तो हर कोई उनके बयान पर बिल्कुल ही उनको नजरअंदाज कर रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा। क्योंकि कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति बनी है तो बड़े नेताओं की नजर वहां बनी है कि देश में सारी शांति का माहौल बना रहे, हर कोई यहाँ पर कहीं ना कहीं अलग नजरिए से रहे, तो वो स्थिति भी ध्यान रखी जा रही है। फिलहाल यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसको भी बखूबी तौर पर यहाँ पर समझा जा रहा है। फिलहाल अब ये समझने की जरूरत बन जाती है कि नीतीश ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, क्योंकि चिराग ने पिछली बार जेडीयू का ही सबसे बड़ा खेल बिगाड़ा था, और ये वही जीतन राम मांझी है जो नीतीश के बनाए मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने किया वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो कहीं वही स्थिति ना बन जाए। देखिए बिल्कुल दीपक, और जिस तरह से बिहार की राजनीति को हम देख रहे हैं, खासकर जो जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान है, एक के बाद एक बयान दे रहे हैं और दबाव बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर स्थिति बीजेपी के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगी। जेडीयू भी किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि भाई उनकी सीटें कम हो, बल्कि वो चाहेगी कि उनको बड़े भाई की भूमिका में रखा जाए, क्योंकि अभी भी आप देखिए लगातार नीतीश कुमार के जो बेटे हैं वो ये बात कह रहे हैं निशांत कि मेरे पिता को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, यानी कि अभी भी मुख्यमंत्री बनने की चाह है। वहीं अगर चिराग पासवान की बात करें तो लगातार उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई मुख्यमंत्री वो बनने चाहिए। जितना मांझी भी कह चुके हैं कि भाई अगर 30-20-25 सीटें हमारे पास आती हैं तो हम भी मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश कर सकते हैं। तो ये एनडीए कुनबे के अंदर बड़ी मुश्किलात है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, इनके नाम भी आगे किए जा रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे पहलू है जो बीजेपी के लिए भी मुश्किलात पेश कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी इस फिराक में थी कि अगर अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगी तो कम से कम उनका जो चेहरा है, उनकी पार्टी का जो नेता है, उसको मुख्यमंत्री बनने का दावा यहाँ पर वो कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ही पूरा खेल यहाँ बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ चिराग पासवान अपनी अलग बात कहते हुए नजर आते हैं, जीतन राम मांझी भी उसी राह पे कहीं ना कहीं सुर अलापते हुए दिखाई देते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा की अगर आप बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा ने कल ही एक रैली में कहा है कि भाई बिहार में 50 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बिहार पिछड़ा हुआ है। इसका मतलब वो नीतीश कुमार के 20 साल के जो कार्यकाल है उसके ऊपर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये ऐसी मंशाएं, ऐसी बातें हैं जो अब चुनाव से ठीक एन वक्त पहले निकल रही हैं, जिससे आप ऐसा मानकर चलिए कि बीजेपी के लिए, जेडीयू के लिए स्थिति को संभालना उतना आसान नहीं होगा, और सीट बंटवारे की जब बात होगी तो कहीं ऐसा ना हो कि स्थिति बनने से पहले ही यहाँ पर बिगड़ती हुई दिखाई पड़े। यही स्थिति सिर्फ एनडीए में नहीं, इंडिया ब्लॉक में भी है। वहां मुकेश सहनी की अलग डिमांड है, वाम दलों की अलग डिमांड है, कांग्रेस की अलग डिमांड है। वहां तो अभी तक राहुल गांधी इतने दिन तक गोचर अधिकार यात्रा निकाले, लेकिन तेजस्वी के सीएम फेस वाली स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाए। अब देखते हैं दोनों दल इस चुनाव को लेकर अपनी क्या कुछ रणनीति तय करते हैं, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। ये वही सीटों का बंटवारा होता है जो आगे की बहुत सी रणनीतियां तय करता है। मैंने महाराष्ट्र वाला एग्जाम्पल आप सभी को बताया कि किसकी कितनी हिस्सेदारी रहेगी, उसकी उतनी ही भागीदारी रहेगी। देखते हैं किसको कितनी सीट उसके हिस्से में आती है। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।